Hello everyone, welcome back to IS Cafe. My name is Bhuvnesh and we are continuing our Indian economy lecture series. This lecture, we will start security market in India. So, following topics we are going to cover today. First is primary market and secondary market. What is the difference between primary market and secondary market? What are the features of primary and secondary market? We will see in this. Then stock exchange, types of stock exchange. ठीक है, what is different type of stock exchanges in India like NSE, BSE, regional exchanges like this. Then next is IPO and FPO, initial public offering and follow-on public offering. Difference between IPO and FPO. What are the features of IPO? We will discuss. Then after that, we will discuss common equity shares and preferential shares. What is the difference between the common equity shares and preferential shares? Then some important terms related to share market that we will see. At last, we will see external commercial borrowing. These topics we are going to cover one by one in this lecture. So first, what is the primary market? प्राइमरी मार्केट क्या होता है एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जो प्राइमरी मार्केट होता है कि कोई भी सिक्योरिटी है वो फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और सेकेंडरी मार्केट जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसकी ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट होती है। तो प्राइमरी मार्केट में हम नई सिक्योरिटी होती है। अब सिक्योरिटी क्या है यहाँ पे? शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, या बॉन्ड इशू हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, जी सिक्योरिटी। ये सारी सिक्योरिटीज है, इनकी ट्रेडिंग होती है, इनको फर्स्ट टाइम लिस्टिंग करते हैं। फर्स्ट टाइम लिस्टिंग करते हैं वो प्राइमरी मार्केट होता है। और जब इनकी ट्रेडिंग होती है वो हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है। ट्रेडिंग मतलब कि हम सेलिंग और बाइंग दोनों साथ में हो रही है। तो आईपीओ में हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी है, सपोज कोई कंपनी ए है, उसके अभी 100% ओनरशिप कंपनी ए के पास में। अब उसने डिसाइड किया कि उसे फंड रेज करना है, उसको नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है। तो या तो वो दो तरीके से फंड ले सकती है, या तो वो इक्विटी मार्केट में जाए, इक्विटी सेल आउट करके, या सेकंड है डेट मार्केट। ठीक है, तो डेट मार्केट में क्या हो कर सकती है, या तो बॉन्ड इशू करते हो, कोई भी कंपनी बॉन्ड इशू कर सकती है। बॉन्ड जैसे लास्ट लेक्चर में बताया, उस प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो, आई टैब में जाके देख सकते हो। सब उसमें क्या होता है कि कोई कंपनी अपना बॉन्ड इशू करती है और पर ईयर कूपन रेट से इंटरेस्ट पे आउट करती है, और मेच्योरिटी के बाद जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है वो वापस रिटर्न करती है। तो यहाँ पे कंपनी की लाइबिलिटी आती है रीपेमेंट की। सेकंड हो सकता है डिवेंचर। डिवेंचर डिवेंचर क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड लाइक बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें कोई अंडरलाइन सिक्योरिटी नहीं होती, उसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है, सेम वही है, कंपनी की लाइबिलिटी होती है उसको रिपेमेंट करने की। तो ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। इन इक्विटी में हम देखते हैं कि आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, कि फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो आईपीओ के थ्रू करती है। सेकंड हो सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि डायरेक्टली ओनरशिप दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको 10% अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी है, 10% जो शेयर्स है वो डायरेक्टली किसी कंपनी या किसी भी इन्वेस्टर को सेल आउट कर देगी। बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे फ्लिपकार्ट थी। फ्लिपकार्ट ने अपनी ओनरशिप का कुछ पार्ट सीधा वॉलमार्ट को सेल आउट कर दिया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे सीधा किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को उसने अपने शेयर सेल आउट कर दिया। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, इसमें पब्लिक ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। आईपीओ में पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, बिड लगाती है, उसके अकॉर्डिंग शेयर अलोकेट होते हैं। थर्ड हो सकता है राइट इशू। ये राइट इश्यूज करते थे, जो एग्जिस्टिंग ओनर्स है उन्हीं को राइट इशू कर देते हैं एक्स्ट्रा शेयर्स के। तो ये अलग अलग मेथड्स है इक्विटी के, जिसके फॉर्म में हम कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डेट मार्केट में इक्विटी इंटैक्ट रहती है, जितनी ओनरशिप है कंपनी ओनर्स के पास में उतनी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बट यहाँ पे लाइबिलिटी आती है रीपेमेंट की। जो उन्होंने मार्केट से लोन लिया है बॉन्ड के फॉर्म में, वो मेच्योरिटी पीरियड के बाद में विद कूपन रेट विद इंटरेस्ट रेट उनको रिटर्न करना होता है। बट इक्विटी में जो कैपिटल जनरेट हुआ है वहाँ पे कोई भी इनको लाइबिलिटी नहीं आती रिटर्न करने की, तो वो फ्रीली उस कैपिटल को यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे उसकी ऑनरशिप डिक्रीज हो जाती है, जो ऑनर्स है उनकी ऑनरशिप डिक्रीज हो जाती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो जो फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ जो आपको आईपीओ, वो अगर मार्केट में आता है तो वो प्राइमरी मार्केट में इशू होता है। आईपीओ हुआ, बॉन्ड हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज हुई, ये फर्स्ट टाइम लिस्टिंग हो रही है, फर्स्ट टाइम ऑप्शन हो रही है, तो वो हमारे पास प्राइमरी मार्केट के अंदर होती है। सेकेंडरी मार्केट में इनकी ट्रेडिंग होती है। सेकेंडरी मार्केट हम देखेंगे केवल यहाँ पे इनकी ट्रेडिंग करेंगे। अब सेकेंडरी मार्केट क्यों डेवलप किया गया?
सपोज आईपीओ में किसी ने शेयर्स खरीद लिए, किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लिए, कंपनी ए के शेयर खरीद लिए, बट फ्यूचर में 1 या 2 साल बाद में उस इन्वेस्टर को कैश की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, किसी भी रिक्वायरमेंट की, मान लो सपोज डॉटर की मैरिज करनी है, तो उस कैश की रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या करेगा कि वो अपने शेयर्स को लिक्विडेट कर सके, तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या हो सकता है, जैसे एनएससी हुआ, बीएससी हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये फैसिलिटेट करते हैं कि एक तरह से बायर आएगा, एक तरह से सेलर आएगा, उन दोनों को बीच में फैसिलिटेट करेंगे, तो ये सेकेंडरी मार्केट होता है। तो सेकेंडरी मार्केट एक्सचेंज होता है। सपोज यहाँ पे हम बीएससी ले लेते हैं, एक तरफ से हमारे पास बायर्स आएंगे, ठीक है, जो खरीदने के लिए रेडी है। एक तरफ से हमारे पास सेलर्स आएंगे, जिनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अपने जो आईपीओ में जो उनको शेयर अलॉट हुए हैं उनको सेल करना है, तो इनको फैसिलिटेट करेगा। और यहाँ पे मार्केट डिटरमाइन करेगा कि उसकी रेट क्या रहेगी। अगर डिमांड ज़्यादा है तो रेट बढ़ेगी, डिमांड के अंदर सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी रेट कम होगी। तो उस मार्केट फोर्स से डिराइव होता है, तो इस लिक्विडिटी को प्रोवाइड करने का काम सेकेंडरी मार्केट करता है। तो मेरे को लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट कौन होता है इसमें। प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेंट होते हैं, इशूअर होता है जो इशू कर रहा है, जो कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ लेकर आ रही है वो इशूअर है। देन वो अपॉइंट करती है लीड मैनेजर को या अंडर राइटर। जो अंडर राइटर क्या होता है, उनका काम ये रहता है कि वो अगर कोई भी आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रहता है, सपोज 100 लॉट इशू किए लेकिन 60 लॉट को ही सब्सक्राइब किया गया, जो रिटेल इन्वेस्टर ने 60 लॉट्स को सब्सक्राइब किया, 40 लॉट्स अभी लाइक रिमेनिंग रह गए, कोई इसको किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन रहता है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में जो बचे हुए 40 स्लॉट्स है उसको सब्सक्राइब करता है अंडर राइटर, वो उसको परचेज कर लेता है। और फ्यूचर में कंपनी अगर ग्रोथ करती है, शेयर वैल्यू बढ़ती है, उसको सेल आउट करके लिक्विडेट कर सकता है। वो लिक्विडेट कहाँ पे करेगा, सेकेंडरी मार्केट में। उसने एक बार परचेज कर लिया, उसकी ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में होगी। इसमें हम देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है जो बाई करते हैं। अब देखो आईपीओ में भी 3 होते हैं, या तो रिटेल इन्वेस्टर होगा, ठीक है, या फिर हमारे पास होते हैं जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होता है, एचएनआई या क्यूएफआई। ये हमारे पास इन्वेस्टर्स होते हैं, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे रिटेल इन्वेस्टर को हमने दे दिया कि लगभग 35% इनको अलॉट होंगे लॉट्स, 15% हमने देख लिया कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को अलॉट होंगे, और रिमेनिंग 50% हमारे क्यूएफआई को अलॉट होंगे। ये हमने डिसाइड कर लिया, ये कंपनी डिसाइड करती है। तो इस तरह से ये प्लेयर्स होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनको अलॉट कौन कर रहा है, कंपनी। कंपनी करेगी, इसको शेयर अलॉट करेगी। तो ये सारे प्लेयर्स हो गए इसके अंदर, जो हम देखे सारे प्लेयर्स हैं। और सेकेंडरी मार्केट में कौन प्लेयर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर कौन से, रिटेल इन्वेस्टर, आप या मैं। मैंने आज शेयर खरीदा तो मैं इन्वेस्टर हूँ, अगर मैंने शेयर बेचा तो मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, शेयर बेच रहा हूँ यहाँ पे। तो इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, उनको वो भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न निकाल के देते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, या एफआईआई हुए जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हो गए, वो करते हैं। ये सेलिंग, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी उनकी सेलिंग और बाइंग करते हैं। या ब्रोकरेज होती है। ब्रोकरेज क्या होती है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास जीरोधा है, जीरोधा लिया, या हमने लिया एंजल वन लिया, या हमने लिया ग्रो, ग्रो है। ये सारे ब्रोकर है जो फैसिलिटेट करते हैं। देखो, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं करता कि हमने बीएससी एनएससी से डायरेक्ट ट्रेडिंग कर ली। उसके बीच में हमें ब्रोकर चाहिए होता है। ब्रोकर क्या करता है कि हमारे भी यहाँ पे आज मैंने ऑर्डर लगाया है जीरोधा पे कि मुझे अडानी के 10 शेयर चाहिए, तो मैंने जीरोधा पे ऑर्डर लगाया, जीरोधा मेरे बिहाफ के ऊपर एक्सचेंज से वो 10 शेयर उठाएगा और मेरे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो ये ब्रोकर का काम है। तो डायरेक्टली कोई भी इन्वेस्टर एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं करता, उसके लिए बीच में ब्रोकर्स होते हैं। ये आज तो डिजिटल फॉर्म में हो गए, जो जीरोधा, एंजल वन हुआ, ग्रो हुआ, ये सारे इन्वेस्टर्स ब्रोकर्स है। ये ब्रोकर होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मैंने बताया बीएससी एनएससी, ये स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है। मार्केट मेकर है जो शेयर की प्राइस डिटरमाइन करते हैं, बेटर प्राइस डिटरमाइन में लाइक रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे यहाँ पे प्लेयर्स हो जाएंगे। पर्पज देख लेते हैं कि यहाँ पे पर्पज क्या है। पर्पज है कि कैपिटल जनरेट है, कि फर्स्ट टाइम फंड रेज करना है किसी कंपनी को, तो उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आईपीओ लाता है। तो सेकेंडरी मार्केट का पर्पज क्या है, कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। जो ऑलरेडी हमारे पास आईपीओ में शेयर अलॉट हो गए, उन शेयर को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, कि वो मार्केट में ट्रेडिंग कर सके, ट्रेडिंग करके मतलब उन शेयर को सेल आउट करके अपना कैश जनरेट कर सके। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है सेकेंडरी मार्केट। देन नेचर ऑफ सिक्योरिटीज क्या है,
नेचुरल सिक्योरिटी हम देखेंगे यहाँ पे स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, अदर टाइप्स की सिक्योरिटीज होती है, डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव मतलब लाइक कमोडिटी डेरिवेटिव हो सकते हैं, वीट हुआ, राइस हुआ, उनसे डिराइव हो रही है, वीट की प्राइस क्या चल रही है उसका एक डेरिवेटिव बना दिया, या फिर किसी स्टॉक का एक डेरिवेटिव बना दिया, जिसको ऑप्शंस पे हम यूज करते हैं। जो ऑप्शन होता है वहाँ पे एनएफ होता है, एनएफ, ठीक है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है, ऑप्शन का डेरिवेटिव है। जो अंडरलाइन एसेट है वो शेयर वैल्यू है, शेयर वैल्यू से अपनी प्राइस डिराइव करता है। तो ये हो सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में भी यही सब होते हैं। देन प्राइसिंग हम देखते हैं, प्राइसिंग डिटरमाइन करते हैं मार्केट फोर्स से। जो भी आईपीओ आता है उसको हम देखते हैं, एक बुक बिल्डिंग मेथड्स होता है, उसमें हम रेंज देते थे 100 से लेकर 110 की। तो इसके बीच में किसी भी रेट पे बिड कर सकते हैं। जो बिडर है, रिटेल इन्वेस्टर, वो बिड कर सकता है। अगर मान लो ओवर सब्सक्राइब हुआ तो चांसेस रहेंगे कि जो हाईएस्ट बिड है उसी को ही अलॉट होंगे। अगर अंडर सब्सक्राइब हो तो होता है शेयर, तो हो सकता है कि बीच वाली वैल्यू पे कहीं पे वो सेटल हो। तो मोस्टली जो ओवर सब्सक्राइब होते हैं उनकी जो बिड वैल्यू होती है वो 110 रुपये ही होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। फिर बुक बिल्डिंग होती है, फिक्स मेथड में हम फिक्स कर देते हैं 110 रुपये पे ही हम इसको सेल करेंगे, तो इस वैल्यू पे ही बिड की जाती है, जो इंटरेस्टेड है वो इस वैल्यू पे बिड कर सकता है। और फिर सेकेंडरी मार्केट में देखते हैं तो मार्केट फोर्स से डिराइव होता है। मार्केट में देखते हैं उस शेयर की कितनी डिमांड चल रही है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, डिमांड कम तो उसकी प्राइस क्रैश करती जाएगी। जैसे कि लाइक अडानी को वापस एग्जाम्पल देता हूँ, अडानी के जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मार्केट क्रैश हुआ था, अडानी का शेयर क्रैश हुआ था, उसकी वैल्यू 4000 से लेकर 1100 तक आ गई थी। तो इस तरह से उस समय देखे थे कि सेलर हावी हो गए थे और बायर्स कोई नहीं था, इसलिए उसकी प्राइस क्रैश हो गई थी। एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे आईपी होता है, राइट्स इशू होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया राइट इशू है, वो हो सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं सेकंडरी मार्केट में जो नास्टेक होता है यूएस में, जैसे इंडिया में एनएससी बीएससी होता है, तो वो हो सकते हैं। रोल ऑफ इंटरमीडिएटरी, इंटरमीडिएटरी जैसे अंडर राइटर्स बताया मैंने, जो अनसब्सक्राइब रहेंगे शेयर आईपीओ में, उनको सब्सक्राइब करने का अंडर राइटर्स करते हैं, ताकि वो 100% सब्सक्राइब, ये अश्योरेंस दे रहा है, एक तरह से इंश्योरेंस दे रहा है उस कंपनी को कि आपका आईपीओ 100% सब्सक्राइब होगा। अगर कोई नहीं करेगा तो वो खुद जाके उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसको परचेज करेंगे। तो इंश्योरेंस देने का काम कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रोकरेज है वो उसको फैसिलिटेट करती है, ट्रेडिंग को, बाइंग सेलिंग को फैसिलिटेट करती है। रिस्क एंड रिवॉर्ड देखते हैं, आईपीओ में हाई रिस्क होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम लिस्टिंग हो रही है, तो मार्केट फोर्स किस डायरेक्शन में उसके प्राइस को लेके जाएगा वो लाइक प्री डिटरमाइन नहीं होता। हो सकता है कि उस शेयर के बाद में डिमांड ही नहीं, लिस्टिंग बाद डिमांड ही ना हो, सब सेल करने लग जाएंगे, उसकी प्राइस क्रैश कर जाएगी। बट सेकेंडरी मार्केट में एक स्टेबल प्राइस होती है, अगर सब कुछ प्रॉपर चल रहा है तो एक सर्टेन रेंज में ही वो फ्लक्चुएट करेगा, सडन उसमें चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे भी हम देखते हैं सर्किट लिमिट लगाते हैं, अपर सर्किट होता है, लोअर सर्किट होता है, ताकि सडन मूवमेंट प्राइस में ना हो। रेगुलेशन देखते हैं, दोनों के अंदर रेगुलेशन सेबी करता है। सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही इसको रेगुलेट करता है। ये स्टेचुटरी बॉडी है, 2000 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट की गई, 1992 के अंदर इसको बनाया गया, बट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, और उसके बाद में स्टेचुटरी लॉ के थ्रू इसको स्टेचुटरी बॉडी बना दिया। स्टेचुटरी बॉडी मतलब किसी पार्लियामेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग ही वो बनी हुई है बॉडी। तो फर्स्ट वो 1992 के अंदर बना था, देन इसको 2000 के अंदर स्टेचुटरी स्टेटस मिल गया। तो इस तरह से आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्लियर हो गया होगा। डिटेल में बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी मार्केट में हम फर्स्ट टाइम ऑफर करते हैं सिक्योरिटी को, जैसे आईपीओ हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हुई। सेकेंडरी मार्केट में उनके ट्रेडिंग करते हैं ताकि लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके हम, जिसने आईपीओ में सब्सक्राइब किया वो उसको लिक्विडेट कर सके, बेच सके। उसको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे एक्सचेंजेस होते हैं, बीएसई एनएसई, उनके इंडाइसेस होते हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है। इनको हम देखते हैं कि किस हिसाब से ट्रेडिंग होती है, इनको फैसिलिटेट करते हैं। प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है आईपीओ की, वो हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, इसको हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज अवर स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, देखो, जैसा कि हमने बताया सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम फैसिलिटेट करते हैं बाइंग एंड सेलिंग को। तो जो एक्सचेंज होता है, यहाँ पे एक्सचेंज है, वो काम करता है बायर्स को, जो भी बायर है और जो भी सेलर्स है उनको मिलाता है यहाँ पे। और जो यहाँ पे रेट होती है वो मार्केट फोर्स से डिराइव होती है, मार्केट फोर्स उसको डिराइव करेंगे। तो मान लो सपोज बायर इस रेट पे मांग रहा है, सेलर इस रेट पे बेच रहा है,
या हो सकता है कि बायर सस्ते में मांग रहा है, बायर इस रेट पे मांग रहा है, सेलर इस रेट पे बेचने को रेडी है, बट ये मैच नहीं हो रहे। तो एक्सचेंज के क्या करेगा, इनको बताएगा कि इस तरह पे जो ऑर्डर है वो इस रेट पे आए हुए हैं, इस रेट पे बायर मांग रहे हैं, इस तरह से सेलर मांग रहे हैं। बायर देखेगा कि मैच नहीं हो रहा है, बायर अपना रेट थोड़ा बढ़ाएगा, सेलर थोड़ा कम करेगा, बायर थोड़ा बढ़ाएगा, सेलर कम करेगा, बायर बढ़ाएगा, सेलर कम करेगा। इस तरह से मार्केट रेट मैच हो जाती है, जो इक्विलिब्रियम आया वो मार्केट रेट हो जाती है। तो उस रेट पे वो सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन हो जाता है, ट्रेडिंग हो जाती है। तो इस तरह से एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है, बायर सेलर्स को एक प्री डिटरमाइंड रेट के ऊपर जिस पे दोनों एग्री कर रहे हैं उस पे वो मैच करता है। तो कभी भी हम ऑर्डर लगाते हैं या फिक्स ऑर्डर लगाते हैं, फिक्स रेट पे इस रेट पे हमें बेचना है, अगर उस रेट को वो अचीव नहीं कर पाता इक्विलिब्रियम तो वो ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा। या फिर हम मार्केट रेट पे लगाते हैं, जो भी एक्सचेंज पे मार्केट रेट डिटरमाइन हो रही है मार्केट फोर्सेस से, तो उस रेट पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सचेंज का काम है कि बाइंग और सेलिंग को फैसिलिटेट करना। तो एक्सचेंज हमारे पास क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस होता है, एक ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस है जिसमें हम बाइंग और सेलिंग दोनों करते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, इसमें हम देखेंगे स्टॉक, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेरिवेटिव, इनका बाइंग और सेलिंग होता है। एग्जाम्पल देखेंगे उसमें एनएससी आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस होता है, अलग अलग रीजन में, जैसे मद्रास में हुआ, कोलकाता में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, वो होते हैं। सो एग्जाम्पल में बताया जैसे एनएससी बीएससी है। अब एनएससी है, एनएससी है उसका बेस ईयर 1995 है, ठीक है। जो निफ्टी है, उस समय निफ्टी 50 जो इंडाइसिस था उसकी वैल्यू 100 थी, 100 रुपीज थी। ऐसे ही जो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका जो इंडाइसिस है वो सेंसेक्स है, सेंसेक्स है। तो सेंसेक्स की जो 1979 78 78 79 जो बेस ईयर है उसमें उसकी वैल्यू 100 रुपीज। तो ये बेस ईयर है, बेस ईयर के कंपेरिजन हम देखते हैं कि आज इसकी जो वैल्यू है, जो सेंसेक्स की वैल्यू वो 68,000 को क्रॉस कर गई है, और जो निफ्टी की वैल्यू है 20,000 को क्रॉस कर गई है। तो एक तरह से जो इंडाइसेस है वो दिखाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन मूव कर रहा है। अब जो इंडाइसेस है, सेंसेक्स है, वो टॉप 30 कंपनीज का होता है। जो सेंसेक्स है वो टॉप 30 बीएसई की कंपनी, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है, उनका एवरेज लेके देता है। और जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 है, और टॉप 50 कंपनी एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका एवरेज करके देता है। तो इससे हम देखते हैं कि ये हाई नेटवर्थ जो कंपनीज है जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, वो मार्केट को डेराइव करती है। तो इससे पता चलता है अगर इंडाइसेस ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है मार्केट में सभी कंपनियां ऊपर जा रही है, एवरेज होके वो कंपनी ऊपर जा रही है। इस तरह से वो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाता है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ है। जैसे जैसे निफ्टी जा रहा है, इन्वेस्टर ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा पैसा कैपिटल इन्फ्यूज कर रहे हैं, ताकि शेयर की डिमांड बढ़ रही है, शेयर की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी रेट बढ़ती जा रही है। और जैसे ही निफ्टी क्रैश होता है, नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है इन्वेस्टर अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो मार्केट में शेयर की डिमांड कम हो रही है, शेयर की डिमांड कम हो रही है तो शेयर की प्राइस गिरती जा रही है। जैसे शेयर की प्राइस गिर रही है, ये टॉप 50 कंपनीज की प्राइस गिर रही है, तो जो निफ्टी इंडेक्स है वो नीचे जा रहा है। तो इस तरह से काम करता है। तो इसमें हम देखते हैं एनएससी हुआ, बीएससी हुआ, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हुआ जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज लोकेशन, लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो एनएससी आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो गया, लेकिन जो रीजनल एक्सचेंज हो सकते हैं वो फिजिकल ट्रांजेक्शन भी करते हो, तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होते हैं। जो हम देखते हैं ब्रोकरेज हमारा जीरोधा का काइट अकाउंट है या ग्रो का अकाउंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम उसको कर सकते हैं। या डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेटलाइज अकाउंट। पहले जो सिक्योरिटीज होती थी, शेयर्स होते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में ट्रेड होते थे, पेपर की फॉर्म में ट्रेड होते थे। आजकल वो सब रिमूव हो गए हैं। अब हम डीमेटलाइज है, उनको पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाते हैं, उनकी ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। अब ये कैसे होते हैं, हमारे पास जो भी शेयर है हम ब्रोकर के थ्रू परचेज करते हैं, ब्रोकर हमारे बिहाफ में वो डीमेट अकाउंट में क्रिएट करता है। और डीमेट अकाउंट हमारा पैन कार्ड से लिंक होता है, जो भी पैन कार्ड से लिंक अकाउंट होगा उसमें वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कोई भी स्टॉक अगर हम मान लो किसी भी एक्सचेंज से खरीद सकते हो, किसी भी एक्सचेंज से सेल आउट कर सकते हैं। मान लो हमने एनएससी से उसको शेयर को खरीदा और उसको हमने सेल आउट किया बीएससी पे, तो मॉरलेस दोनों के प्राइस सेम ही होते हैं, दोनों एक्सचेंज पे शेयर की प्राइस सेम होती है, तो डिमांड सप्लाई उसको मैच कर लेती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, तो तुरंत वो डिमांड सप्लाई को मैच कर देता है। तो इस हिसाब से दोनों पे लगभग प्राइस शेयर की सेम होती है। हम किसी भी एक्सचेंज से खरीद सकते हैं और किसी भी एक्सचेंज पे सेल आउट कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट की देख लेते हैं। पार्टिसिपेंट ने बताया जैसे ब्रोकर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, ठीक है। ब्रोकर है जो फैसिलिटेट करते हैं, जैसे एंजल वन हुआ, जीरोधा हुआ,
अपना ग्रो हुआ, ये सब ब्रोकर है। मार्केट मेकर है जो उसकी प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, वो मार्केट मेकर्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब पार्टिसिपेंट है इसके अंदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं पार्टिसिपेंट्स की। तो इसमें आता है हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जैसे मैंने आज शेयर खरीदा तो मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ, या आपने खरीदा तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ जाते हैं जैसे हमारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, या फिर हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए, वो आ जाएंगे। मार्केट मेकर्स हो जाएंगे, मार्केट डीलर और ब्रोकर्स है, ये सब इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ट्रेडिंग आवर्स देखते हैं। ट्रेडिंग आवर्स होते हैं कि देखो, वीक में 5 डेज ट्रेडिंग होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। इसके अलावा नेशनल हॉलीडेज है, वो उस दिन ट्रेडिंग नहीं होती है। तो जो वीक में 5 डे ट्रेडिंग होती है उनका टाइमिंग होता है 9:15 से लेकर 3:30, एनएससी बीएससी दोनों पे। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज पे वेरी कर सकता है, लेकिन बीएससी एनएससी जो नेशनल लेवल के हैं उन दोनों पे टाइमिंग 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में ही रहती है। तो इस तरह से ट्रेडिंग होती है। देन एक होता है एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑपरेशन। इसमें हम अपने ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे नेक्स्ट डे 9:15 पे, जैसे ही होगा 9 बजे वो ऑर्डर एक्सचेंज पे लग जाएंगे, और 9:15 पे जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर वो मार्केट रेट को मैच कर जाते हैं। तो 9 ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं एक्सचेंज पे, 9:15 पे जैसे ही ट्रेडिंग ओपन होती है उसके अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, अगर मार्केट रेट को मैच कर जाते हैं। तो इस तरह से वो ट्रेडिंग होती है। रेगुलेशन देखते हैं कि इस दोनों सेबी के रेगुलेशन के अंदर आते हैं। सेबी इसको रेगुलेट करती है, सेबी के नॉर्म से रेगुलेट होते हैं। देन लिस्टिंग रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। जो सेबी की नॉर्म्स है, सेबी ने जो भी क्राइटेरिया बना रही है उनको फुलफिल करेंगे, उसी बेसिस पे हम कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आईपीओ हुआ, आईपीओ लाने से पहले सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। उसके बाद में उसकी लिस्टिंग की जाती है एक्सचेंज के ऊपर, वो सेबी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है। देन मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं। सेबी उसको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में डिवाइड करता है, एमएसएमई में डिवाइड करता है, तो उस सेक्टर के अकॉर्डिंग उसको लिस्टिंग की जाती है। ये एनएससी और बीएससी दोनों फॉलो करते हैं, होस्ट कंपनीज है ये फॉलो करती है। देन एग्जांपल मैंने बताया जैसे निफ्टी 50 है, 50 कंपनी का होता है जो इंडेक्स है एनएससी का, और 50 कंपनीज को, टॉप 50 कंपनीज को लेके बनाया जाता है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज को बनाया जाता है, वो बीएससी के लिए होता है। तो इस तरह से वो एक्सचेंज काम करता है। तो मेरे हिसाब से आपको एनएससी बीएससी दोनों क्लियर हो गया होगा, दोनों को हमने डिटेल में समझा। दोनों एक्सचेंज का काम ये होता है, फैसिलिटेट करता है। एक्सचेंज हमारे पास अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि एनएससी बीएससी हमने देखा, ये सिक्योरिटीज के लिए है। कौन कौन सी सिक्योरिटी? बॉन्ड्स हुए, हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी हुई, शेयर्स हुए, इनके लिए काम होता है, या डेरिवेटिव्स हुए। इसके अलावा हमारे पास और भी हो सकता है, जैसे कमोडिटी डेरिवेटिव, उसके लिए अलग एक्सचेंज हो सकते हैं जिसमें हम कमोडिटीज को ट्रेड करते हैं। कमोडिटीज जैसे हमारे पास बुलियन हुए, बुलियन एक्सचेंज हुआ जिसमें हम गोल्ड को, सिल्वर को, प्लेटिनम को, इनको ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो या इसके अलावा हम एनर्जी एक्सचेंज हो सकते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट्स है उनको ट्रेड करते हैं, किस पर रेट पर परचेज होगी। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अलग से हो सकता है, ये इरेडा है, वो रिन्यूएबल एनर्जी में फंडिंग करता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अलग से एक्सचेंज हो सकता है जिसमें हम सोलर यूनिट्स को सेल आउट करते हैं, या फिर हम विंड पावर से जनरेट हो रही यूनिट्स उनकी ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ पे हमने केवल सिक्योरिटी एक्सचेंज की बात की है जिसमें हम शेयर, देन बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनको हमने ट्रेडिंग करते हैं, या डेरिवेटिव हुए जो ऑप्शंस में हम करते हैं, ऑप्शन बात करते हैं। तो ये सब इसके अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज आईपीओ एंड एफपीओ। ये दोनों क्या होते हैं, इसको भी अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो फर्स्ट टाइम हम उसको पब्लिक ऑफर कर रहे हैं वो आईपीओ होता है। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी फर्स्ट टाइम सेल करती है अपने स्टॉक्स को तो आईपीओ करते हैं। तो आईपीओ कैसे होता है? देखो, कोई भी कंपनी हो, कंपनी ए है हमारे पास, उसका 100% ओनरशिप है अभी, उसको फंड रेज करना है अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान के लिए। तो मान लो 10% अपनी इक्विटी को डायल्यूट करना चाहता है, 10% के वो शेयर मार्केट में आईपीओ के फॉर्म में आईपीओ इशू करेगा, उन शेयर को लिक्विडेट करने की कोशिश करेगा। तो आईपीओ क्या होता है, इसके जो 10%, सपोज 10% हमारे पास 1000 शेयर होते हैं, तो इन शेयर्स को लॉट्स में कन्वर्ट करते हैं। सपोज 10 शेयर्स का एक लॉट है, पर लॉट 10 शेयर है, तो हमारे पास 100 लॉट्स हो जाएंगे। अब इन लॉट्स को हम मार्केट में आईपीओ के फॉर्म में ऑफर करेंगे, और हमने इसके प्राइस बिड रख दी 100 रुपीज से लेकर 110 रुपीज के बीच में ही इसकी बिड लगी। तो सपोज इसमें हमारे पास
110 की बिड के ऊपर 150 लोग आ गए, और 110 से नीचे हमारे पास 50 लोगों ने बिड भरी है, तो टोटल हमारे पास 200 बिड्स आई है। 200 हमारे पास ऑर्डर आ गए, 200 लॉट्स के लिए ऑर्डर आए। तो ये 50 वाले हमारे पास 100 लॉट्स ही है टोटल, तो हम 200 लोगों को तो अलॉट नहीं कर सकते, 200 लॉट्स तो हम अलॉट नहीं कर पाएंगे, तो ये 50 जो लो बिड वाले हैं वो तो हट ही जाएंगे, वो गेम से बाहर ही हो गए। अब बचे 150 जो हाईएस्ट बिड पे किए हुए हैं 110 की। तो इनके अंदर हम देखेंगे कि कितने लोगों ने इंडिविजुअली पहले अप्लाई किया है। सपोज किसी ने 2 भी अप्लाई किया है, किसी ने 1 अप्लाई किया, किसी ने 2 किया, किसी ने 3 अप्लाई किया। अब इससे पहले मैं आपको ये और बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें होता है एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, एक होता है हमारे पास हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होता है, थर्ड होता है क्यूएफआई क्वालिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है। तो ये हमारे पास 3 इन्वेस्टर होते हैं। रिटेल के बाद जाता है लगभग 35%, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के बाद जाता है लगभग 15%, देन क्यूएफआई को लगभग 50%। जितने लोड्स है इनको इस रेशो में डिवाइड कर देते हैं। ये वेरी भी हो सकता है, नहीं मोरलेस इस रेशो में हो जाता है। सो अगर सपोज यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर होता है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं लेस देन 2 लाख, 2 लाख से कम का अगर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर है। लेकिन 2 लाख से 10 लाख के बीच में अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो हमारे पास हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है। और इसके ऊपर जो फर्म कर रही है, जो बड़े लॉट्स पे कर रही है, वो हमारे पास क्यूएफआई होते हैं। तो इस तरह से हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सपोज हमारे पास 150 लॉट्स के ऑर्डर आए जो 110 रेट पे है, 50 110 से कम वाले हैं, तो ये तो सारे गेम से बाहर हो गए। जो 110 की प्राइस से कम कोट की है, बिड की है, वो तो रेस से बाहर है। बचे हुए 150, 150 में सपोज 30 लोगों ने डबल लोड के लिए अप्लाई किया हुआ है और 120 ने सिंगल लोड के लिए। 120 है उसमें से 30 लोग सेकेंड लोड के लिए भी अप्लाई कर दिए, तो दोनों मिला के हमारे पास बने हैं 150। तो ये जो सेकंड लॉट है इनका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि सबको पहले इंडिविजुअली एक एक का लॉट अलॉट होगा। अगर अभी भी 120 है और हमारे पास लॉट तो 100 ही है, लेकिन अभी भी 120 लोगों ने सिंगल लॉट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इनको लॉटरी से अलॉट होगा कि 120 में से 100 लोगों को लॉटरी के थ्रू एक एक लॉट अलॉट हो जाएगा। जो बचे हुए सेकंड लॉट की बात है उनका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उनको लाइक ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो इंडिविजुअली को एक लॉट तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता सेक्शन पे अलॉट होंगे, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए 120 में से 100 लोट को 100 जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉटरी के माध्यम से उनको अब शेयर अलॉट हो जाएंगे, लॉट्स अलॉटेड होंगे। अगर ये मान लो अंडर सब्सक्राइब रह जाता है तो सबको इंडिविजुअली एक एक मिल जाएगा, या 2 के लिए अप्लाई किया तो 2 भी मिल जाएगा। अगर अंडर सब्सक्राइब होता है, ये मैंने बताया ओवर सब्सक्राइब हुआ तब। तो इस तरह से आईपीओ का अलोकेशन होता है। तो मेरे को लगता है कि ये आपको क्लियर होगा आईपीओ का अलोकेशन कैसे होता है, कि आपको मैंने डिटेल में बताया किस तरह से शेयर अलोकेट होते हैं। एक बार आईपीओ में अलोकेट हो गए तो उसके बाद में सेकेंडरी मार्केट में उनकी ट्रेडिंग होती है। वो पहले लिस्टिंग होगी बीएससी एनएससी पे, फिर वहां पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। जैसे अभी इरेडा का आईपीओ आया था। इरेडा रिन्यूएबल एनर्जी की एनबीएफसी है, एनबीएफसी है। एनबीएफसी मैंने बताया था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जो बैंकिंग सेक्टर के काम करती है और लोन देती है। ये इरेडा है, वो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को लोन देती है, गवर्नमेंट ओन है, मिनी रत्ना कंपनी है, तो ये फंडिंग करती है। तो इसका आईपीओ आया था। इसकी बैंडविड्थ थी करीबन 30 से 32 के बीच में इसकी बिड भर सकते थे। लोगों ने 32 पे किया था, ओवर सब्सक्राइब हुआ था, और इसकी लिस्टिंग हुई थी वो 50 रुपीज पे हुई थी। 50 रुपए को एनएससी या बीएससी पे लिस्ट हुआ था। अभी उसकी प्राइस बढ़ के आज जैसे मॉर्निंग में 82 रुपीज तक आ गई। तो इस तरह हम देखेंगे 32 से सीधा 82 रुपए का जंप हुआ, लगभग 2.7% के आसपास। 2.7 टाइम्स इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो जो एक्सचेंज है वो रियल वैल्यू है उसको डिटरमाइन करता है, कि शेयर की एक्चुअल रियल वैल्यू क्या हो सकती है, उसको डिटरमाइन करने का काम एक्सचेंज करता है। तो जो एक्सचेंज पे मार्केट वैल्यू कर चल रही है किसी शेयर की, उससे हम कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं। क्योंकि जो पहले हमने डिसाइड किया 32, वो हमने कंपनी के एसेट से डिसाइड किया, कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, उससे हमने रफली आइडिया लगाया। जैसे मेरे पास आज एक लाइक टेबल है, टेबल की जो वैल्यू है ना, उसने वैल्यू 5000 लाइक मान के उन्होंने उसकी वैल्यूएशन डिसाइड की है। हो सकता है उसकी वैल्यू 3000 हो सकता है उसकी वैल्यू 10,000 हो, तो ये वेरी कर सकती है। लेकिन मार्केट फोर्स है उसको ट्रू वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो एक्सचेंज पे हमारे पास ट्रू वैल्यू डिटरमाइन होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पब्लिक ऑफरिंग में लॉट वाइज होते हैं। अगर ओवर सब्सक्राइब करते हैं तो लॉटरी के थ्रू शेयर अलोकेट होंगे, अंडर सब्सक्राइब हुए
तो सबको जितने शॉर्ट लॉट्स के लिए अप्लाई किया है उतने लॉट्स मिल जाएंगे। जो बचे हुए लॉट्स है वो अंडर राइटर उसको सब्सक्राइब करेगा। अंडर राइटर मैंने बताया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो फैसिलिटेट करता है, इंश्योरेंस देता है एक तरह से कंपनी को कि उसके सारे जो आईपीओ है वो सब्सक्राइब होंगे। देन पर्पज हम देखते हैं। पर्पज है इसका कैपिटल जनरेट करना, कोई फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान के लिए जो फंड रेज करना है वो उसका पर्पज है। एफपीओ में हम देखते हैं, एफपीओ में क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होती है कि एक बार हमने आईपीओ लिया है उसके बाद वापस हमें शेयर इशू करना है, तो इसके लिए हम एफपीओ में जाएंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे अडानी का आया था, अडानी ने क्या किया था, अडानी जो एंटरप्राइज है, अडानी एंटरप्राइज, उसका शेयर 4000 पे ट्रेड हो रहा था, ठीक है, एनएसए बीएससी दोनों पे। देन अडानी अपना एफपीओ लेके आया, एफपीओ, ये 4000 का है और ये ओवर सब्सक्राइब हुआ, मतलब जितने लॉट थे उससे ज्यादा ऑर्डर आ गए, तो सब लोगों को मिल जाएगा, मतलब मतलब इसके जो लॉट सारे इशू किए गए हैं वो सब मिल जाएंगे। बट हुआ क्या कि इसके बाद में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई 24 जनवरी को, उसके बाद ये शेयर गिर के 1100 पे आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैपिटल 1/4 हो गए डायरेक्टली, सडनली 1 महीने के डिफरेंस पे कैपिटल 1/4 हो गई है, या 1 या 2 वीक के अंदर 1/4 हो गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अडानी ने उस एफपीओ को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो भी एफपीओ में अलॉट होता है वो 4,000 के रेट पे ही होता, जो मार्केट में रेट चल रही है उसी रेट पे अलोकेट होता है। और जैसे ही वो जो इन्वेस्टर जिसको एफपीओ अलॉट हुआ है वो एक्सचेंज पे जाके उसको ट्रेड करता है, उसको सेल आउट करता है, तो एक्सचेंज पे उसकी रेट चल रही थी 1100 रुपए, तो सीधा उसका 75% उसका इन्वेस्टमेंट है वो वेनिश हो जाता है, सिंगल डे में, सेम डे उसका वेनिश हो जाता है। तो अडानी ने इन्वेस्टर का ट्रस्ट गेन करने के लिए इस फॉलोअन पब्लिक ऑफर को विड्रॉ कर लिया कि वो दे ही नहीं रहा, उसके शेयर अपने पास ही रखे। तो इस तरह से इन्वेस्टर का ट्रस्ट गेन करने के लिए हम इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये एफपी होता है, सेकंड टाइम हम अगर पब्लिक ऑफर कर रहे हैं, शेयर्स ऑफर कर रहे हैं सेकंड टाइम, तो उसको एफपीओ के फॉर्म में करते हैं। देन दोनों में होता है कैपिटल जनरेट करना चाहते हैं, अपने फंड रेज की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हम ये एफपीओ या आईपीओ लेके आते हैं। देन नेक्स्ट इज इशूइंग एंटिटी क्या है। इशूइंग एंटिटी हमने बताया जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो आईपीओ लेके आती है वो इशूइंग कंपनी है। इधर भी हम देखते हैं इशूइंग कंपनी ही इशूइंग एंटिटी होगी जो अपने शेयर्स इशू कर रही है। टाइप्स ऑफ शेयर्स हम देखते हैं, नए इसमें आईपीओ में नए शेयर्स होते हैं, बिल्कुल फ्रेश शेयर्स हम अलोकेट करते हैं। फॉलो वन में हम सेकंड टाइम अलोकेट करते हैं, नए शेयर होते हैं बट सेकंड टाइम होते हैं, ऑलरेडी ट्रेडिंग चलते हैं, उन्हीं शेयर को हम एक्स्ट्रा ऑफर करते हैं। तो वो इनिशियल ऑफर में जो आईपीओ में हम लिखा है उसके ऊपर के शेयर अलोकेट कर रहे हैं, तो वो एफपीओ होता है। प्रोसेस हम देख लेते हैं आईपीओ की, जैसा कि मैंने बताया कि हम पहले प्रिपेयर करते हैं कि हमें आईपीओ लिखाना है, कंपनी डिसाइड करती है आईपीओ लिखाना है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, कि अभी हम शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या हो रहा है। देन सेबी के पास जाते हैं, सेबी में वो ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट लाइक प्रेजेंट करते हैं कि वो किस तरह से, क्या प्रोस्पेक्ट है उनके, क्या ग्रोथ प्लान है, किस हिसाब से वो आईपीओ लाना चाहती है। देखते हुए सेबी को अप्लाई किया जाता है। उसके बाद में जो अंडर राइटर है या जो लीड मैनेजर है वो रोड शो करता है, मार्केटिंग कर रहा है, तब जो रिटेल इन्वेस्टर है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको इन्फॉर्म करता है कि इस आईपीओ का क्या पर्पज है, किस रेट पे है, आगे फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी की, कंपनी ग्रोथ क्या रहेगी, कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन आगे कैसे रहेंगे, शेयर की वैल्यू 10 साल बाद कैसी दिखेगी। तो इस तरह से अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को। तो वो रोड शो करता है, मार्केटिंग करता है, देन उसकी प्राइसिंग बताते हैं, प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बुक बिल्डिंग मेथड्स होता है या फिक्स प्राइस मेथड है। बुक बिल्डिंग मेथड में हम एक प्राइस रेंज दे देते हैं, उसके पीछे बिड लेते हैं इन्वेस्टर की, और हाईएस्ट बिड होता है उसमें, उसको हम अलॉट करते हैं। अलोकेशन होता है, अलोकेशन बाद उसकी लिस्टिंग होती है एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज जो मैंने बताया बीएसई है, एनएसई है, उसके ऊपर हम एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं जहाँ पे उसकी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग हो सके। तो इस तरह से आईपीओ फंक्शन करता है। आईपीओ को हम, आईपीओ की कंप्लीट प्रोसेस इस तरह से होती है। एफपीओ में सेम होता है, डिसीजन लेती कंपनी एफपीओ इशू करना है कि मोर शेयर हमें पब्लिक में इशू करने हैं। एंड सेबी में फाइल करती है जिसमें हम लेटर ऑफ ऑफर, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को प्रेजेंट करते हैं, सेबी अप्रूवल देती है। उसके बाद प्राइस डिटरमाइन करते हैं, जो इशू प्राइस है वो डिटरमाइन करते हैं, वो लगभग मार्केट प्राइस के बराबर होती है। देन अलोकेशन होता है, देन फाइनल लिस्टिंग होती है। शेयर अलोकेट हो जाएंगे फॉलो वन पब्लिक ऑफरिंग में, जैसे अडानी ने एफपीओ लेके आए तो उसने शेयर अलोकेट नहीं किए, उसने विड्रॉ कर लिए,
लेकिन जैसे ओवर सब्सक्राइब होता है उसको अलोकेशन होता है, अलोकेशन के बाद में उसको लिस्टिंग करते हैं। मार्केट इम्पैक्ट देखते हैं। मार्केट इम्पैक्ट है कंपनी की वैल्यूएशन से डिटरमाइन होती है। अगर शेयर की वैल्यू बढ़ रही है मार्केट में तो लिक्विडिटी हाई होगी, शेयर ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा शेयर होंगे तो उसकी ट्रेडिंग होगी, मार्केट से रेट निकल के आएगी, और जो रेट है वो उसकी ओवरऑल वैल्यूएशन बढ़ाती है कंपनी की। और एफपीओ में हम देखते हैं लिक्विडिटी हम बढ़ा रहे हैं इसमें, हमने ज्यादा से ज्यादा शेयर इशू करेंगे, ज्यादा शेयर अवेलेबल होंगे ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पे बेटर वे में हम लाइक प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं शेयर की। तो इस तरह से आईपीओ एफपीओ काम करता है। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आईपीओ फर्स्ट टाइम होता है, एफपीओ सेकंड टाइम होता है या थर्ड टाइम होता है। आईपीओ के बाद जो भी हम ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं, वो हमारा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होती है। ठीक है। दोनों में कैपिटल जनरेट करते हैं, फंड रेज करते हैं अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान के लिए, अपने लोन के रिपेमेंट के लिए। हो सकता है हमने लोन ले रखा, उसका रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी इंटरेस्ट लाइबिलिटी बन रही है और लोन की प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट की भी लाइबिलिटी बन रही है। तो उसके लिए अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करके कैपिटल जनरेट करते हैं, लोन बैंक को पेमेंट करते हैं, ताकि हमारा इंटरेस्ट पेमेंट का आउटगो चला जाएगा, हमारा एनपीए में कन्वर्ट होने से रह जाएगा। जैसे एसेट एनपीए में कन्वर्ट होता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, एनपीएम कन्वर्ट होता है तो कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ सकता है, वो एनसीएलटी में चला जाता है जो क्रिएटर है। तो ये सब इश्यूज होते हैं, उसको रिजोल्व करने के लिए हम आईपीओ लेके आते हैं। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट इज कॉमन इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। इनमें क्या होता है, कॉमन कॉमन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर, इनमें डिफरेंस क्या होता है। जो कॉमन इक्विटी है वो शेयर्स होते हैं जो लाइक जो शेयर होल्डर्स है, प्राइम शेयर होल्डर्स है, उनको इशू होते हैं। और प्रेफरेंशियल शेयर उसके बाद में जैसे आईपीओ में हम ऑफर कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो शेयर इशू कर रहे हैं वो हमारे प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। तो मेजर डिफरेंस इसकी ओनरशिप में आता है कि जो कॉमन इक्विटी शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स होता है। कोई भी बोर्ड में डिसीजन लेना है, सपोज कंपनी का नई फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है कि हमें यहाँ पे नई फैक्ट्री लगानी है, तो नई फैक्ट्री लगा रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हम डिसीजन लेना है, तो इसमें जो भी कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर होंगे वो यहाँ पे वोट डालेंगे, लगाना है नहीं जाना, या कोई भी डिसीजन ले रहे हैं कि हमें यहाँ पे फाइनेंस करना है नहीं करना, लोन लेना है नहीं लेना, आईपीओ में जाना है नहीं जाना, कोई भी कंपनी का डिसीजन है, उसमें वोटिंग राइट्स होती है हमारा कॉमन इक्विटी शेयर के पास, शेयर होल्डर्स के पास में। बट प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पास कोई ऐसा वोटिंग राइट नहीं होता, बहुत कम राइट होता है, नहीं जनरली होता ही नहीं है उनके पास वोटिंग राइट। जैसे मेरे पास आज मैंने अडानी के शेयर खरीदे हैं, तो अडानी मुझसे नहीं पूछेगा कि मेरे को कल को किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता, उनके पास कंपनी की ओनरशिप नहीं होती, कंप्लीट ओनरशिप नहीं है, पार्ट ओनरशिप है। जैसे प्रेफरेंशियल शेयर है तो वो ट्रेडिंग पर्पज के लिए मैंने लिया है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है, तो इस वजह से मुझे वो प्रॉफिट में शेयर देंगे, बट डिसीजन मेकिंग में मेरा शेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग होती है, प्रॉफिट शेयरिंग हो सकती है, पर डिसीजन वोटिंग वो नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है कि कोई कंपनी प्रॉफिट बना रही है, मान लो कंपनी ए की बात कर रहे हैं, ये कंपनी ए है थी हमारे पास यहाँ पे, इसने प्रॉफिट बनाया 100 करोड़ का, 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, लेकिन अब हम देखते हैं कि इस कंपनी को एक फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान नहीं है कि 100 करोड़ को कहाँ इन्वेस्ट करें, ये नई फैक्ट्री लगानी है, वो कोई ऐसा प्लान नहीं है। ये प्लान भी है तो वो सोचते हैं कि हम इस पर से 90 करोड़ हमने इन्वेस्ट कर देंगे, बचे और 10 करोड़ का कुछ अलग से प्लान नहीं है, तो 10 करोड़ क्या है वो शेयर होल्डर में डिवाइड करेंगे, जितने भी शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड के फॉर्म में वो अपनी इस प्रॉफिट को शेयर कर। तो इसमें हम देखते हैं वो डिविडेंड होता है कि कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर करती है शेयर होल्डर्स के साथ में, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को बाद में मिलता है, सॉरी कॉमन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको बाद में मिलता है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पहले मिलता है। जैसे रिटेल इन्वेस्टर मैंने अडानी शेयर लिए, कल को अडानी डिविडेंड अनाउंस करते हैं तो सबसे पहले मुझे मिलेगा। ठीक है, देन उसके जो कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स है जो अडानी के मान लो फैमिली मेंबर्स ही हुए, उनको बाद में मिलेगा। तो इस तरह से हम देखें प्रेफरेंशियल शेयर्स है, उनको प्रायोरिटी मिलती है डिविडेंड में कंपेयर टू कॉमन इक्विटी शेयर्स। देन रिस्क एंड रिवॉर्ड देखते हैं कि इसमें हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क हाई पोटेंशियल है, हाई रिटर्न की पोटेंशियल है। और प्रेफरेंशियल शेयर में लो रिस्क लो रिटर्न है, क्योंकि इसमें देखो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कल को शेयर की वैल्यू गिर रही है तो हम ट्रेड करके उस शेयर से एग्जिट मार सकते हैं, तो वो ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास कम रिस्क है,
कॉमन इक्विटी में अगर हाई रिस्क है, जो कंपनी का ओनर है वो इतनी इजीली बाहर नहीं निकल सकता, उसका हाई रिस्क है। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है तो उसका सबसे पहले कैपिटल जाएगा। और अगर सपोज यहाँ पे लोन दिया हुआ है, तो अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी लिक्विडेट करते हैं यहाँ पे हम, तो सबसे पहले हमें पैसा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। सपोज कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी के एनपीएस बढ़ रहे थे, कंपनी बंद हो गई, तो कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट करके उनको सेल आउट किया, उससे जो कैपिटल जनरेट हुई, तो सबसे पहले हम जो हमारे कॉमन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा देंगे। तो इनका भी ऑर्डर मैं बता देता हूँ। अगर कंपनी को लिक्विडेट करते हैं, तो सबसे पहले जो बॉन्ड ओनर्स हैं, जो सिक्योर बॉन्ड इशू किए, उनको पैसा मिलेगा। ठीक है। देन अगर पैसा बचता है तो डिविडेंड वाले जो इनके डिबेंचर्स है उनको पैसा मिलेगा। और इससे पहले भी अगर हम देखेंगे, तो सेकेंड स्टेज पे हमें यहाँ पे पहले जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स है उनको पैसा मिलेगा। ठीक है। फिर डिवेंचर्स को मिलेगा। देन उसके बाद में हमें जो लास्ट जो कैपिटल मिलेगा, कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर है उनको पैसा मिलेगा, जो कंपनी ओनर्स है उनको सबसे लास्ट में मिलेगा। तो इनको जो सब लिक्विडेट भी होता है सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। तो इसमें रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है। अगर प्रॉफिट ज्यादा बना रही है तो इनके पास सबसे ज्यादा प्रॉफिट जाएगा, क्योंकि ओनरशिप भी ज्यादा रहती है। क्लेम्स इन लिक्विडिटी, जैसे मैंने बताया कि रेजिडुअल क्लेम्स मिलते हैं उन एसिड्स के ऊपर, सबसे लास्ट में मिलेंगे। और इनको हाई क्लेम मिलेंगे, सबसे पहले इनको मिलेंगे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है। और एग्जाम्पल क्या है, कंपनी इशू करती है। ठीक है। देख, जो कंपनी इशू कर रही फर्स्ट है, क्लास ऑफ शेयर्स है ये, जो कंपनी के ओनर्स है उनके पास रहते हैं। जैसे अडानी है, अडानी के 4 भाई है मान लो, सपोज कजिन भाई, उनके पास ओनरशिप है, तो सबसे ज्यादा ओनरशिप उनके पास रहेगी। उन्होंने 10% शेयर को लिक्विडेट किया जो पब्लिक के पास पे है, तो उनके पास लिक्विडिटी कम रहेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनको कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं ये कन्वर्टेबल क्या होता है कि अगर मान लो उन्होंने बॉन्ड में सब्सक्राइब किया है, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दे। तो इस तरह से ये शेयर काम करते हैं। तो मेरे को लगता है कि आप कॉमन इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर में डिफरेंस समझ में आएगा क्या। प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंस मिलती है, डिविडेंड में मिलती है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो उस समय मिलेगी। इनका वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है। कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट का डिसीजन ले रहा है उसमें वोटिंग डालते हैं वो। और इनको जो डिविडेंड होता है वो सबसे लास्ट में मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू शेयर मार्केट। तो फर्स्ट इज इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या है, जिस प्राइस पे इशू होता है आईपीओ, वो इशू प्राइस होती है। जो आईपीओ है, जो पब्लिक ऑफरिंग की है, उसमें किस प्राइस पे इशू किया गया है वो इसकी इशू प्राइस होती है। देन पेड अप कैपिटल क्या होता है, पोर्शन ऑफ द कंपनीज ऑथराइज्ड कैपिटल दैट हैज बीन सब्सक्राइब और पेड बाय द सब्सक्राइबर। जैसे मैं बताया आईपीओ लेके आए, आईपीओ में 110 पे सब्सक्राइब हुआ, तो मान लो 100,000 शेयर थे, तो इससे जो कैपिटल जनरेट हो रही है ये हमारे पास पेड अप कैपिटल हुई। प्रीमियम, प्रीमियम होता है कि द अमाउंट विच इज इशू प्राइस ऑफ द शेयर एक्सेस टू फेस वैल्यू। जैसे मैंने बताया कि हमने प्राइस बैंड दिया, ये रेट है देखते हैं हम, 30 से 32 का प्राइस बैंड दिया, हमने 32 के ऊपर अलॉट किया उनको शेयर। अब वो मार्केट में लिस्ट हुआ, तो मार्केट में लिस्ट हुआ 50 पे, मतलब एनएससी बीएससी पे लिस्ट हुआ 50 पे। तो यहाँ जो 18 रुपए का है, 18 रुपए उसका प्रीमियम हुआ, उसको जो इन्वेस्टर को सडन एक दिन के अंदर गेन मिला। जैसे उसको 32 पे अलॉट हुआ, उससे सेम डे एक्सचेंज के ऊपर वो सेल आउट कर दिया 50 रुपीज में। तो पर शेयर 18 रुपए का जो उसको प्रीमियम मिला है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होती है कि कितने वैल्यू के ऊपर उसको ऑफर किया जा रहा है। 100, जैसे हमने 100 रुपए से 110 से 100 से 110 के ऊपर हमने उसको लिस्ट ऑफर किया, और 110 पे उसको सब्सक्राइब किया गया, तो ये उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। ये अकाउंटिंग पर्पज के लिए होते हैं। जो मिनिमम नॉमिनल वैल्यू है जिसके ऊपर कंपनी उसको इशू कर रही है, तो वो उसकी फेस वैल्यू होती है। देन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू होती है जो मार्केट फोर्स से डिराइव हो रही है। जैसे हमने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है, मान लो ये बढ़ रही है घट रही है, तो मार्केट फोर्स डिटरमाइन कर रहे हैं कि जो 32 का इरेडा का शेयर था वो लिस्ट हुआ 50 पे, बट उसकी ट्रेडिंग हो रही है 55 के ऊपर, 55 पर उसकी मार्केट वैल्यू होती है। इन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मैंने जैसे बताया कि जो आईपीओ के जो आईपीओ इशू कर रहे हैं उससे हम डिसाइड करते हैं इस वैल्यू पे हमें लिस्ट कर रहा है, तो बुक वैल्यू होती है। जैसे मैंने बताया कि हमने प्राइस बैंड दी 100 से 110,
और इसने जो बिड आई हमारे पास एवरेज 107 की आई है, और 107 में हमने अलोकेट की है। 107 जो हुआ ये बुक वैल्यू होगी इस शेयर की। तो बुक वैल्यू है मेथड टू डिटरमाइन द इश्यू प्राइस ड्यूरिंग द आईपीओ। आईपीओ के टाइम हमने जो ये लिया है ये हमारे बुक वैल्यू है। अगर फिक्स प्राइस है 110 तो ये बुक वैल्यू जाएगी। अगर हमने बैंड दिया है तो इसमें जिस रेट पे हम इशू कर पा रहे हैं तो ये बुक वैल्यू होगी। जो इशू प्राइस होगी वो एक तरह से बुक वैल्यू जाएगी। देन फिक्स प्राइस ऑफरिंग। अगर फिक्स प्राइस ऑफरिंग है तो हमने बताया जैसे 110 पे ही हमने फिक्स प्राइस पे ऑफर किया तो 110 ही हमारी बुक वैल्यू हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है शेयर तो कंपनी के पास राइट होता है एक सर्टेन पोर्शन तक वो और शेयर अलोकेट कर सकती है। सपोज शेयर हुआ 400 टाइम्स सब्सक्राइब, मतलब हमने देखा कि हमने 10 शेयर ऑफर किए थे 400 टाइम्स, 4000 लोगों ने अप्लाई किए थे, 400 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि उसी रेट के ऊपर और शेयर इश्यू कर सकती है, तो उसको हम ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं। तो ग्रीन शू ऑप्शन होता है अगर शेयर ओवर सब्सक्राइब होता है तो कंपनी के पास राइट होता है कि वो एक्स्ट्रा शेयर उसी रेट पे इशू कर सकती है। बुक वैल्यू मैंने बता ही दिया कैसा होता है। बुक बिल्डिंग मेथड से हम देखते हैं किस तरह से रेट डिसाइड हो रही है, पर शेयर की क्या वैल्यू वैल्यू होगी, सब्सक्रिप्शन बेस पे होता है। तो इसमें हम देखते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जो कंपनी की एसेट्स है उसमें लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं। जैसे मैं बताया कि हम कैसे ये बैंड डिसाइड कर रहे हैं, इस बैंड में होगी या फिक्स वैल्यू पे हम बता रहे हैं 110 पे ही हमें ऑफर किया है तो कैसे कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं माइनस उसकी लाइबिलिटी कितनी है, तो ये टोटल नेट एसेट्स आ जाते हैं कंपनी के पास। टोटल नेट एसेट, इसको हम टोटल इशूड शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो वो हमारे पास बुक वैल्यू होती है। और इस बुक वैल्यू के आसपास ही हम ऑफर करते हैं, या तो हम बुक वैल्यू 110 उसी पे ऑफर कर देंगे, या फिर हमने रेंज दे दी कि बुक वैल्यू से थोड़ा कम ले लिया 100 रुपीज, और नेट जो एक्स्ट्रा है वहां तक का लेंगे। अब इसमें से जो रेट आएगी वो फाइनल रेट होके जो आईपीओ में डिसाइड होती है वो उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। देन डिविडेंड मैंने बताया कि डिविडेंड होता है कि जो प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है वो अपने शेयर होल्डर के साथ में डिवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो पर शेयर जो भी कंपनी डिसाइड करती है, बीपीसीएल ने 21 रुपीज का डिविडेंड अभी अनाउंस किया, मतलब लास्ट ईयर बीपीसीएल ने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से उसने 20 रुपीज पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया, तो मतलब हर शेयर होल्डर्स को 20 रुपीज पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। ये उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। डिविडेंड यील्ड क्या है कि मार्केट रेट के कंपैरिजन में उसको कितना यील्ड मिल रहा है, परसेंटेज वाइज में आ जाएगा कि मार्केट रेट मान लो अगर 210 रुपये चल रही है और 21 रुपये डिविडेंड है, तो इसको हम देखेंगे तो इसका 10% डिविडेंड यील्ड आ जाएगी। देन अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, पर शेयर कितनी अर्निंग है, जैसे मैंने बताया 21 रुपये पर शेयर अनाउंस किया है तो पर शेयर अर्निंग इसकी 21 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह से ये वेरियस टर्म्स है जो शेयर मार्केट से लिंक है। इसमें इंपॉर्टेंट है पेड अप कैपिटल कि कितनी कैपिटल कंपनी ने जनरेट की तो आईपीओ में शेयर इशू करके। तो आईपीओ की रेट इनटू टोटल इशूड शेयर, इससे हमें पेड अप कैपिटल आएगी कितने कैपिटल पे की गई है कंपनी को। इशू प्राइस जिस प्राइस के ऊपर हम इशू कर रहे हैं शेयर्स को, प्रीमियम अगर जिस प्राइस पे हमने शेयर को इशू किया है उसके बाद हम लिस्टिंग पे जाते हैं, अगर लिस्टिंग में एनएसई बीएसई पे और ज्यादा प्रीमियम पे लिस्ट हो रहा है तो डिफरेंस उसका प्रीमियम कहलाता है। फेस वैल्यू में बताइए किस वैल्यू पे लिस्ट हो रहा है वो उसकी फेस वैल्यू है। मार्केट वैल्यू है, मार्केट फोर्स से डिराइव हो रहा है कि एक्सचेंज पे ट्रेडिंग किस रेट पे हो रहा है अभी वो उसकी मार्केट वैल्यू है। वही मार्केट वैल्यू कंपनी के वैल्यूएशन डिसाइड करती है। फिक्स ऑफर प्राइस क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया कि फिक्स प्राइस के ऊपर हम ऑफर कर सकते हैं, या तो हम रेंज पे करेंगे या फिक्स प्राइस पे करेंगे। रेंज पे करेंगे तो बुक बिल्डिंग मेथड होता है, जो बुक बिल्डिंग मेथड मैंने बताया उस रेंज में हम ऑफर करेंगे, उस रेंज में बिड करना होगा इन्वेस्टर को। ग्रीन शू है अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है शेयर तो कंपनी का राइट्स होता है कि वो एक्स्ट्रा शेयर्स को इशू कर सकती है। डिविडेंड होता है प्रॉफिट्स कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का डिवाइड करती है। तो ये वेरियस टर्म्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब देखो किसी भी कंपनी को अगर फंड रेज करना है तो मैंने बताया आपको या तो इक्विटी में चला जाएगा या डेट मार्केट में चला जाएगा जिसमें बॉन्ड होगा डिबेंचर्स होगा। अब ये डेट मार्केट है, ये डेट मार्केट है, इसको भी हम आगे डिवाइड करते हैं। तो हो सकता है ये इंटरनल डेट हो, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर है कंपनी मतलब विद इन कंट्री है जिसमें म्यूचुअल फंड ओनर्स आ गए, इंडियन कंपनीज है जो, या फिर इंडियन इन्वेस्टर्स है, इंडियन सिटीजन है, रिटेल इन्वेस्टर वो आ जाएंगे। या फिर एक्सटर्नल होता है कि बाहर से कोई कर रहा है। बाहर से कौन करेगा, या तो फॉरेन गवर्नमेंट ने कर दिया, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, फॉरेन सेंट्रल बैंक है जैसे यूएस का फेडरल बैंक है,
उसके बाद एक्स्ट्रा कैपिटल है। अब वो कैपिटल अपने पास तो रखेगा नहीं, तो अपने पास रखेगा तो उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, कैपिटल डेप्रिशिएट होती है इन्फ्लेशन के साथ में, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया। तो इस केस में क्या करेगा, या तो वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा या इंडियन मार्केट में आकर इन्वेस्ट करेगा। तो यूएस जो सेंट्रल बैंक है वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो एक्सटर्नल हो गया उसके लिए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गई। कॉमर्शियल की बात कर रहे हैं तो जो कॉमर्शियल कंपनीज है, जो इंडियन कंपनीज है, वो बाहर से बोरोइंग कर रही है, तो उसको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। कि वो इंडिया के बाहर या तो सेंट्रल बैंक कोई इन्वेस्ट कर रहा है, या इंडिया के बाहर की कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, ये इंडिया के बाहर की कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर देते हैं। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइन, हम $750 बिलियन तक की कैपिटल बाहर के सोर्स से कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। तो इतनी कैपिटल की आरबीआई ने अलाउड की है, इससे ऊपर है वो अलाउ नहीं है। यहाँ तक की कैपिटल हम फॉरेन कैपिटल हम बोरो कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ बॉन्ड। तो इसमें हम देख लेते हैं डिटेल में। देखो, रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो आरबीआई है। आरबीआई डिसाइड करती है कि कितने अमाउंट तक हम जो ईसीबी है वो कर सकते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। जैसे बताया 750 मिलियन है, ये आरबीआई ने डिसाइड किया है, तो आरबीआई इसको रेगुलेट करती है। देन एलिजिबल बोरोवर कौन है, ये आरबीआई क्राइटेरिया फिक्स करती है, कौन कौन एलिजिबल होंगे, नेट वर्थ है, क्राइटेरिया है कुछ कुछ। तो उसमें देखते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, कोई भी जो है आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो कर रही है वो इसको अवेल कर सकती है। पर्पज ऑफ बोरोइंग क्या है, कि अपनी जो फंड रिक्वायरमेंट है, अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है, उसके लिए फंड रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कैपिटल जनरेट करने की उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए वो यहाँ से फंड रेज करती है। तो अपने एक्सपेंशन प्लान है, मॉडर्नाइजेशन प्लान है कि अपनी रिफाइनरी को मॉडर्नाइज करना है, ठीक है। इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स है कि बाहर से कोई मशीन मंगानी है, अपनी नई फैक्ट्री के लिए मशीन मंगानी है, ठीक है, 3D प्रिंटर मंगाना है, या अपने डेट्स को रीपेमेंट करना है, कोई लोन ले रखा है उसको रीपेमेंट करना है, रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। इस सब के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी की, उसके लिए वो फॉरेन इन्वेस्टर से कैपिटल जनरेट कर सकता है। सोर्स ऑफ बोरोइंग क्या है, इसमें हम देखते हैं कि जो बाहर से हमारे पास कैपिटल आती है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है बाहर के, वो हमारे पास कैपिटल इन्फ्यूज करते हैं, तो फंड रेज करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। फॉरेन सेंट्रल बैंक हुआ, या फिर फॉरेन कंपनीज हुई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हुए, जो सेबी से रजिस्टर्ड है, वो सब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेंसी ऑफ बोरोइंग, इसमें नॉर्मली हम फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, बट जैसे कि इसी का एक पार्ट है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड होता है वो इंडियन रुपीज में ही होता है, इंडियन रुपीज में ही बोरो करेंगे और रिपेमेंट भी इंडियन रुपीज में करेंगे। अब देखो, अगर फॉरेन करेंसी में करते हैं हम, तो हमारे पास हमेशा एक्सचेंज रिस्क रहता है कि एक्सचेंज रेट की क्या चल रही है उस समय, क्या प्रिवलिंग एक्सचेंज रेट है, उसका रिस्क हमेशा रहेगा। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रही है, मान लो 80 रुपए से 90 रुपए हो गया एक्सचेंज रेट, तो हमें जब रीपेमेंट करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का रीपेमेंट करना पड़ रहा है, तो हमें ज्यादा इंडियन रुपीज को ट्रांसफर करना पड़ेगा डॉलर्स के अंदर, तब हम इक्विवेलेंट डॉलर्स को पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी है, वो इंडियन जो कंपनी है उसको बियर करनी पड़ रही है यहाँ पे, कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो उसको नुकसान हो रहा है, एक्सचेंज रेट घटती है 80 से 70 रुपए आ जाती है, तो उसे मान लो, अगर हम इसको एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर $100 की बोरोइंग करते हैं हम यहाँ पे, सपोज हम बोरोइंग कर रहे हैं $100 की, और अभी एक्सचेंज रेट चल रही है 80 रुपीज की, तो हमें इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 8,000 रुपीज हमने बोरो किए। अब सपोज एक्सचेंज रेट चेंज होके 90 रुपीज हो गई, अब हमें रीपेमेंट करना है, तो रीपेमेंट करते टाइम हमें 9,000 रुपीज उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा रीपे करने पड़ रहे हैं। तो एक्सचेंज रेट जो 10 रुपये बढ़ा है, इसकी जो ओनरशिप है वो कंपनी पे आ रही है, उसकी लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर आ रही है, तो ये कंपनी के लिए नुकसानदेह है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो बाहर से ले रहे हैं तो हमें चीप रेट पे मिल जाता है, एक सस्ती रेट पे इंटरेस्ट मिल जाता है, जो बाहर के कंपेरिजन में इंडियन मार्केट ग्रोइंग मार्केट है, तो बाहर के इन्वेस्टर, उनको डोमेस्टिक मार्केट में इतना इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो बाहर की कंपनी में, इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के कंपेरिजन में वो इंटरेस्ट रेट कम होती है, तो एक तो सस्ते लोन मिल जाते हैं, बट यहाँ प्रॉब्लम है कि एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी उनको बियर करनी पड़ती है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए मसाला बॉन्ड इशू होते हैं, ठीक है। मसाला बॉन्ड में क्या होता है कि हम इंडियन रुपीज में ही करते हैं, हमने 8,000 रुपीज बोरो किए, अब हम 8,000 रुपीज ही वापस, वॉलेटिलिटी है वो यहाँ पे
जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो बियर कर रहा है। तो ये डिफरेंस है। तो मसाला बॉन्ड होता है रूपी डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो करेंसी बोरोइंग में बताया दिया दोनों हो सकती है। मसाला बॉन्ड में डोमेस्टिक करेंसी में ही होता है। इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट कम होती है, इसलिए वो फेवरेबल है किसी भी कंपनी के लिए। मेच्योरिटी पीरियड कंपनी डिसाइड करती है कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए बॉन्ड इशू करती है, 10 साल के लिए करती है। तो मेच्योरिटी पीरियड कंपनी करती है। मेच्योरिटी पीरियड के बाद में कंपनी को उस बॉन्ड को कॉल ऑफ करना होता है। वो जो फेस वैल्यू है बॉन्ड की वो वापस इन्वेस्टर को लौटानी होती है। जैसे मैंने बताया 8,000 बोरो किया है, तो जो भी $100 बोरो किया है तो $100 उसको वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। या तो उसको इंडियन रुपीज में 9,000 रुपीज रिटर्न करने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ बोरोइंग अगर $100 की हुई है तो $100 उसको मेच्योरिटी पीरियड के बाद में रीपेमेंट करना होगा। देन अप्रूवल रूट देखते हैं कि देखो इसमें क्या है, इन्होंने दो रूट बना रखे हैं। एक तो गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है कि ऑटोमेटिक रूट, एक अप्रूवल रूट। एक सर्टेन पोर्शन तक गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकते हो। और सर्टेन लिमिट से ऊपर अगर बोरोइंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास अप्रूवल लेना पड़ता है कि इस लिमिट तक के मुझे बोरोइंग करनी है। तो वो अप्रूवल रूट होता है। जहाँ गवर्नमेंट से अप्रूवल ले रहे हैं वो अप्रूवल रूट है, जहाँ ऑटोमेटिक सर्टेन लिमिट के विद इन सर्टेन लिमिट हम बोरोइंग कर रहे हैं तो वो हमारा ऑटोमेटिक रूट है। ये हेजिंग रिक्वायरमेंट है। ये हेज करता है हमारे पास रिस्क को, कि बोरोअर को मिटिगेट करता है एक्सचेंज रेट की। अगर हम उसको मसाला बॉन्ड पे लेते हैं, रुपी डिनोमिनेट में ले रहे हैं, तो हमारी हेजिंग हो जाती है। हेजिंग कैसे, कि हम रुपीज में बोरोइंग कर रहे हैं और रुपीज में ही उसको पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हेजिंग हो जाएगी एक्सचेंज रेट की। तो हम इस तरह से मसाला बॉन्ड को यूज कर सकते हैं, वो भी एक्सचेंज कमर्शियल बोरिंग का पार्ट है। सेक्टोरियल रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट अलाउ करेगी इस पर्टिकुलर सेक्टर में ही आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर सकते हैं, इस सेक्टर में नहीं कर सकते। जैसे डिफेंस है, गवर्नमेंट ने मना किया डिफेंस में नहीं करना, स्पेस में नहीं करना। ऑल दो अब गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है, पहले अलाउ नहीं था। तो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक हो सकता है, सेक्टर स्पेसिफिक हो सकता है, इस सेक्टर में अलाउ, इस सेक्टर में नहीं है। देन रिस्क मैनेजमेंट देख लेते हैं कि कुछ जगह रिस्क मैनेजमेंट है। हम देखते हैं कि अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में हमारे पास ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ रही है। फॉरेन मार्केट में कम रिस्क है, कम इंटरेस्ट रेट पेमेंट करनी पड़ रही है। तो वो हम देखते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन है वो भी एक रिस्क है, उसको हम मैनेज करना होता है। उसको मैनेज करने के लिए हम मसाला बॉन्ड इशू कर सकते हैं। देन एडवांटेज क्या है इसमें, एक तो लो इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन मिल जाता है। इंडियन कंपनीज को जो एक्सेस कैपिटल, अब देखो इसमें क्या होता है, क्राउडिंग आउट आउट इफेक्ट होता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट इसमें क्या होता है, अगर मान लो डोमेस्टिक मार्केट से बोरिंग करनी है तो यहाँ से गवर्नमेंट भी बोरिंग कर रही है। गवर्नमेंट कैसे कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर रही है या बॉन्ड इशू कर रही है, ठीक है। या फिर हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज है वो बोरोइंग कर रही है। तो प्राइवेट कंपनी बोरोइंग कर रही है तो उसको भी इसी डोमेस्टिक मार्केट से बोरोइंग करनी है। अगर मान लो ₹100 टोटल डोमेस्टिक मार्केट में है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है कि मुझे ₹90 की रिक्वायरमेंट है, प्राइवेट सेक्टर बोलता है मुझे ₹50 की रिक्वायरमेंट है। तो हम देखते हैं टोटल रिक्वायरमेंट हमारे ₹140 के आ गए, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे ₹140 के, लेकिन अवेलेबल हमारे ₹100 ही है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मान लो 5% की चल रही थी बोरोइंग की, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। हम देख रहे हैं डिमांड ज्यादा है, ज़्यादा लोन चाहिए पर अवेलेबिलिटी कम है। उस केस में हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट होगी, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़ के 6% हो जाएगी। अब गवर्नमेंट तो चलो समाउ बियर कर लेगी, बट ये प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट देखेंगे, वो हायर कॉस्ट पे बोरिंग नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है, मतलब यहाँ से ये बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट एक्सेस बोरोइंग करने लग जाती है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट आ जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को अपनी बोरोइंग को रेगुलेट करना होता है, एक्सेस बोरोइंग मार्केट से ना करे, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर को हैम्पर होता है। या तो वो बोरोइंग करेंगे नहीं, अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान को पोस्टपोन कर देंगे, या बोरोइंग करेंगे तो अपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के फॉर्म में करेंगे, बाहर के मार्केट से बोरो करेंगे। बाहर के मार्केट में उनको सस्ते रेट में मिलता है, मान लो 5% मिल रहा है तो बाहर से लेंगे, यहाँ पे 6% से क्यों लेंगे। तो इस तरह से वो ये एडवांटेज है कि उनको एक जो कैपिटल जनरेट करना था वो कैपिटल वहां से मिल जाती है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो उसमें मैंने बताया एक्सचेंज रेट का डिसएडवांटेज है। अगर हम फॉरेन करेंसी में हम बोरो कर रहे हैं, डॉलर्स में कर रहे हैं, तो हमें रीपेमेंट भी डॉलर पे करना होगा। और एक्सचेंज रेट अगर फ्यूचर में 10 साल बाद में एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है तो कुछ ज्यादा अमाउंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम डॉलर अमाउंट के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि 8,080 एक्सचेंज रेट है, $100 हमने $100 हमने बोरो किए, तो हमने 8,000 रुपये बोरो किए।
बट जब 3 साल बाद में हम देखते हैं कि एक्सचेंज रेट 90 हो जाती है, तो $100 को हम 90 रुपीज से कन्वर्ट करेंगे तो हमें 9,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी जो बोरोवर्स को बियर करनी होती है, इसके सॉल्यूशन है मसाला बॉन्ड। लेकिन मसाला बॉन्ड अगर हम अपना जो एक्सचेंज रेट की लाइबिलिटी है वो हम फॉरेन इन्वेस्टर पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट रेट स्लाइटली हायर पे करनी होती है। तो मसाला बॉन्ड का वो डिसएडवांटेज है। यहाँ पे हम देखते हैं अवेलेबल चीप रेट पे इंटरेस्ट हमें मिल जाता है, कम रेट के इंटरेस्ट पे हमें लोन मिल जाता है बाहर के मार्केट से। तो ये हमारे पास एडवांटेज है। बट रिस्क यही है कि वॉलेटिलिटी रहती है, और इस फंड की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है कि हम बाहर की कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि बाहर हमें सस्ते लोन मिल रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेज है। जितना देखो डोमेस्टिक डेट जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में डेट रहेगा तो कंट्रोलेबल होता है। फॉरेन डेट जितना ज़्यादा होगा वो एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी पे मारा जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट प्रेफर करती है, गवर्नमेंट का हम डेट देखेंगे तो गवर्नमेंट का डोमेस्टिक डेट है लगभग 95%, जो बहुत हेल्दी है। तो फॉरेन डेट है गवर्नमेंट का केवल 5%। तो ये जो रेशो है गवर्नमेंट का बहुत हेल्दी डेट है। अगर यही कंडीशन हम देखते हैं जैसे श्रीलंका का है कि फॉरेन डेट हम देखते हैं कि फॉरेन डेट है वो लगभग 90% है, डोमेस्टिक डेट लगभग 10% है। अब जैसे ही हम डिफॉल्ट करने लगेंगे तो बाहर वाले लोग तो पैसा मांगना स्टार्ट कर देंगे, तो इकोनॉमिक क्लॉक कोलैप्स कर जाएगी। तो इंडियन इकोनॉमी में ये अच्छी कंडीशन है कि हमारा फॉरेन डेट कम है, हमारा डोमेस्टिक डेट अच्छा है, इसलिए इसको हमें कंट्रोल करके रखना होता है। तो ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आप क्लियर हो जाएगी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में क्या करते हैं, जो कंपनीज होती है कमर्शियल कंपनीज है, वो फॉरेन मार्केट से अपना कैपिटल रेज करती है। कैसे करती है, बॉन्ड इशू करती है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, बाहर की कंपनीज है जो सेबी से रजिस्टर्ड है, वो उसमें इन्वेस्ट करती है, या सेंट्रल बैंक है वो इन्वेस्ट करता है। ठीक है, वहां से कैपिटल मिल जाती है। बट यहाँ पे एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी उस कंपनी को बियर करनी होती है। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड के अंदर हमें रुपये में ही हम बोरिंग करते हैं और रुपये के अंदर ही रीपेमेंट करते हैं। बट यहाँ पे हम एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी को शिफ्ट कर रहे हैं, उस लाइबिलिटी को शिफ्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर पे, तो हमें स्लाइटली हायर इंटरेस्ट रेट पे करनी होती है। तो इन दोनों में एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो इस तरह से जो कंपनीज है वो कैलकुलेट करती है कि उनका क्या एडवांटेजेस है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजन लेती है कि उनको किस सेंस में अपना फॉलो करना है। तो इस लेक्चर में देखो इतना ही। इसमें हमने काफी डिटेल में सिक्योरिटी मार्केट को पढ़ा। अभी सिक्योरिटी मार्केट का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें पी नोट्स है, ठीक है, उसको अभी समझेंगे। बाकी अलग अलग जो रेगुलेशन है सेबी की उनको समझेंगे। तो आगे वाले लेक्चर पे हम जो सिक्योरिटी का सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कोई आपका सजेशन है, डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, उसको मैं रिप्लाई करूंगा। देन टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, इस पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।